बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको सीपीसी के सेक्शंस जो थे लॉगेट के हवाले से उनके हवाले से बताया था, और हमने आपको कहा था कि जो ऑर्डर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीपीसी के अंदर सेक्शंस हैं और फिर ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स के हवाले से हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो हमने ऑर्डर्स को जो है दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि ऑर्डर्स फिर उनके बहुत सारे रूल्स हैं, तो एक लेक्चर के अंदर वो मुनासिब नहीं था, तो हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। आज हम लॉगेट के जो सिलेबस में उनमें से 4 जो है ऑर्डर्स पढ़ेंगे, ऑर्डर 1, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8। इसके बाद जो हम करेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला हम ऑर्डर 9, ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 एंड ऑर्डर 43 जो रिलेटेड आपके सिलेबस से है वो पढ़ेंगे। तो आज हम आपको ऑर्डर 1 से शुरू करते हैं, और इसमें भी देखिए हम एक एक रूल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है। इसका मकसद ये नहीं कि जो मैं नहीं पढ़ा रहा या जो मैं आपको नहीं समझा रहा उसको ना पढ़े, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जो एक एक लाइन के जिसमें शायद सिर्फ आपने, क्योंकि मैं बारहा दफ़ा आपको ये कह चुका हूँ कि पढ़ाई आपने करनी है, पढ़ना आपने लाजमी है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन पढ़ने के बाद समझने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम कोशिश करते हैं। बाकी जो रह जाते हैं कुछ, वो एक एक लाइन के या ऐसे ही ईजी हैं, उनको देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊँ वही जो है आपका पेपर हो। लेकिन मोस्ट रिलेवेंट जो है, जो एक्सपेक्टेड है, हम वही पढ़ाते हैं, ताकि आपका भी जो है वो अच्छा ही, और जो प्रैक्टिस में भी काम आते हैं वो चीज़ें। ऑर्डर 1 जो है वो पार्टीज टू द सूट है। ऑर्डर 1 में आप देखेंगे 13 रूल्स हैं। इन 13 रूल्स में से हमने कुछ रूल्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। अब पहला जो है इसके अंदर वो है हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए प्लेंटिफ कौन ज्वाइन हो सकता है। देखिए, पहले तो ये समझना है कि सूट में होती कौन है पार्टीज। एक होते हैं प्लेंटिफ, दूसरे होते हैं डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो होता है जो केस कोर्ट में लेकर आता है, कोर्ट में केस फाइल करता है, जिसको हम मुद्दई भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं डिफेंडेंट, जिनके खिलाफ केस फाइल किया जाता है, जिनको हम कहते हैं मुद्दे आलिया। मतलब प्लेंटिफ वो होता है जिसको कोई तकलीफ है, कोई एग्रीव्ड पर्सन है, उसको कोई नुकसान हुआ है, उसका कोई क्लेम है, उसका कुछ भी कहना है, वो कोर्ट में आता है। और जिस बंदे से उसको तकलीफ हुई है, या जिन बंदों से उसको तकलीफ हुई है, जिस इदारे से उसको तकलीफ हुई है, जो भी है वो, जिसके खिलाफ भी वो आता है, कारपोरेशन है, कोई भी है, तो वो उनके खिलाफ जो है उनको डिफेंडेंट बनाएगा, क्योंकि वो उनसे कोई रिलीफ मांगना चाहता है अदालत से कि मुझे इनसे ये रिलीफ दिलाया जाए, या इनको ये तंबीह की जाए, या ये इनको ये डिक्री की जाए, या वॉट एवर उसका जो भी क्लेम है। तो पार्टी जैसे होती है। अब प्लेंटिफ कौन कौन ज्वाइन हो सकता है? एक सूट के अंदर एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब उन प्लेंटिफ्स का क्लेम सेम हो, या कॉमन इंटरेस्ट हो, या कॉज ऑफ एक्शन कॉमन हो, या वो आपस में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर शेयर कर रहे हो, कॉमन होना। तो जहां पर भी प्लेंटिफ्स का क्वेश्चन ऑफ लॉ कॉमन होगा, कॉज ऑफ एक्शन कॉमन होगा, पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन कॉमन होगा, वहां पर वो सेवरल प्लेंटिफ एक सूट में आ सकते हैं, जो खुद मिलकर एक सूट फाइल कर सकते हैं। और फिर इसमें कोर्ट आगे चल के अगर समझती है कि जी प्लेंटिफ की वजह से, या ज़्यादा प्लेंटिफ होने की वजह से, या किसी का क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट है, उस वक्त नहीं था समझ में, या किसी एक्ट की वजह से डिले हो रही है, तो सेपरेट ट्रायल का भी ऑर्डर कर सकती है। तो दोनों ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। क्यों किया जाता है एक जगह पे ज्वाइन? ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स जो है, लिटिगेशन जो है वो बच जाए, कम से कम जो है वो लिटिगेशन जो है वो इम्पेंडिंग हो। अगर एक सूट के अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं तो वो कर सकते हैं। फिर आगे चल के कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स भी होता है, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन हम अपने आप को जो है वो कन्फाइन करते हैं आज अपने इस ऑर्डर के साथ। फिर हु में बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। अब इसमें वही बात है कि अगर एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के खिलाफ कोई क्लेम है किसी बंदे का, तो वो सबको एक ही सूट में डिफेंडेंट कर सकता है। वो सारे डिफेंडेंट जितने भी हैं जिनके खिलाफ उसका कोई क्लेम है, कोई उसका राइट इन्फ्रिंज है, कोई कंट्रोवर्सी है, तो वो सारे जितने भी लोग हैं, फिर वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो कोई बॉडी भी हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी हो सकती है, जिसके खिलाफ उसका कोई क्लेम है, कोई उसको तकलीफ है, कोई उसका कॉज ऑफ एक्शन है, तो उनके खिलाफ जो है वो सबको एक ही सूट में डिफेंड कर सकता है। उसके अंदर उसको करना है। फिर आपका ये होता है कि अगर डाउट हो उसको
उसको पता ना हो कि किस डिफेंडेंट से उसको जो है वो रिलीफ सीख करना है कोर्ट से, क्या उसका क्लेम किसकी तरफ कितना बनता है, कहीं पर ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है जिसमें वो क्लियर ना हो, डाउटफुल हो, तो वो सभी डिफेंडेंट्स को एक ही सूट में पार्टी कर देगा। मसलन अगर 3 या 4 लोग हैं जिनके हवाले से उसको लगता है कि जी मेरा पता नहीं ए से क्लेम बनता है, पता नहीं बी से बनता है, पता नहीं सी से बनता है, पता नहीं डी से बनता है, तो वो तीनों चारों ए बी सी डी को एक ही सूट के अंदर डिफेंड कर लेगा। फिर वो कोर्ट तयन करेगी कि उसका कितना या किसके खिलाफ क्या क्लेम बनता है, वो कर सकता है सबको। जहाँ पर वो क्लियर ना हो तो कोर्ट उसको जो है वो सबको लाएगा उसके अंदर पार्टी बना के। फिर कोर्ट ने ये तयन करना है, क्योंकि कोर्ट ने करना ही तयन है इसके अंदर, वैसे भी सूट के अंदर जैसे हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर भी ये कोर्ट तयन करेगी कि कौन सा डिफेंडेंट जो है जिसके खिलाफ इसका रिलीफ बनता है या किस किस रिलीफ। अब इसमें जॉइंटली भी होता है, सेवरली भी होता है, अल्टरनेटिवली भी होता है, कहीं पर एक बंदे के खिलाफ होता है, कहीं पर दोनों के खिलाफ होता है, कहीं सबके खिलाफ एक साथ भी हो सकता है, या अलग अलग उसका पार्ट हो सकता है। मसलन एक बंदा लोन लेता है, दूसरा उसका गारंटियर बनता है, तो लोन लेने वाला प्रिंसिपल बारोर तो जिम्मेदार है, इसी तरीके से गारंटियर जो है वो भी सिवियरली उसके साथ जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है उसको पे करने का, तो प्लेंटिफ कर सकता है। ये डाउट के हवाले से नहीं था, मैं जनरली आपको बता रहा था कि कैसे हो सकता है। डाउट में तो ये कि अगर किसी का किसी के खिलाफ कोई क्लेम है लेकिन उसको पता नहीं कि मेरा एग्जैक्टली, क्योंकि एक बंदे ने उसे डील की, कुछ भी आगे चल के पता चलता है कि पीछे कोई कंपनी है, ये उसका सिर्फ एजेंट था, पीछे पता चलता है कि और बहुत बड़ी कोई लोग हैं जिसका मामला है इसके साथ, और वो उसको सर्टेन नहीं हो रहा कि मेरा एग्जैक्टली जो है क्लेम जिससे मेरी डील हुई उससे बनता है, कंपनी से बनता है, या पीछे जो उसको रन कर रहे हैं उनके खिलाफ बनता है, तो वो सबको एक साथ मिला के भी डिफरेंट कर सकता है। फिर तयन हो जाएगा कि किसके खिलाफ बनता है। फिर आपका आता है, क्योंकि मैंने सारा शॉर्ट में लिखा है ना, कि क्या एक पर्सन प्लेंटिफ्स की जगह पे अगर ज़्यादा प्लेंटिफ्स हो या डिफेंडेंट्स हो तो वो सू कर सकता है या सू हो सकता है। उसके हवाले से आपका है कि बिल्कुल हो सकता है। कोई भी 5, 7, 8, 1, 10, 12, 20, 25 जितने भी प्लेंटिफ्स हों, अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, अगर वो कोई एक बंदा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है और वो उसको जो है वो प्लीड करना चाहता है, तो ही कैन सू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्लेंटिफ्स। सिमिलरली डिफेंडेंट्स का भी यही है कि अगर बहुत सारे डिफरेंट हैं और उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो उस सब के खिलाफ जो है एक बंदा कोई हो जो उनको रिप्रेजेंट करे, तो 1% जो है वो आ सकता है और उन सब को जो है वो डिफेंड कर सकता है। इसमें एक और भी रूल है कि डिफेंडेंट जो है वो सारे क्लेम्स में इंटरेस्टेड ना भी हो, वो भी इसके साथ है, तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेता हूँ कि अगर मुख्तलिफ डिफेंडेंट्स हैं, किसी का कितना पार्ट लगता है कि किसी का कुछ पार्ट लगता है, लाजमी नहीं है हर डिफेंडेंट का पूरे के पूरे क्लेम के साथ इंटरेस्ट हो, लाजमी नहीं। अगर उसका पार्ट का तो वो सिर्फ अपने पार्ट का जवाब देगा कि मेरा इसके साथ सिर्फ इतना ताल्लुक है, इससे ज़्यादा का मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और इसके अलावा अगर कोर्ट कोई भी फैसला करते उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उससे कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ इस एक पॉइंट से या 2 पॉइंट से या इस एक क्लेम से या 2 क्लेम से, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें डिफाइन करें। फिर आती है जी मिस ज्वाइनर एंड नॉन ज्वाइनर। ये जो बात हो रही थी, हु मे बी सूड और who may be joined as plaintiff, who may be joined as defendant, इसमें आता है मिस ज्वाइनर और नॉन ज्वाइनर। ये बड़ा एक अहम चीज़ है, अक्सर आती भी रहती है, प्रैक्टिस में भी बड़ी अहम होती है कि मिस ज्वाइनर क्या होता है, नॉन ज्वाइनर क्या होता है, और क्या मिस ज्वाइनर और नॉन ज्वाइनर होने से सूट पे कोई इम्पेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। मिस ज्वाइनर ये है कि कोई बंदा जो उस सूट में या तो प्लेंटिफ नहीं बनना था या डिफेंडेंट नहीं बनना था, लेकिन उसको किसी गलती की वजह से या सही पता ना होने की वजह से, जैसे मैंने कहा जैसे यहाँ पे भी डाउट है तो आगे चल के पता लगता है, एक बंदा आ सकता है कि मुझे इन लोगों ने डिफरेंट तो बना दिया डाउट के तहत, लेकिन मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं, मैं तो कहीं और कुछ दूर दूर तक इस चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके क्लेम से, तो वो मिस ज्वाइनर ऑफ द पार्टी में आ सकता है कि जिसने सही ज्वाइन नहीं किया। फिर वो प्लेंटिफ भी हो सकता है मिस ज्वाइनर में, और डिफरेंट भी हो सकता है, किसी को डालना था डाल दिया है लेकिन वो बंदा सही नहीं है। और नॉन ज्वाइनर ये होता है कि किसी को होना लाजमी था लेकिन वो उसमें पार्टी नहीं हो सका, तो वो आता है नॉन ज्वाइनर में। इसमें 2 किस्म की पार्टीज होती है, आपको पता होगा, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी जो प्रोफार्मा पार्टी होती है उनका भी होना होता है, और दूसरी तो नेसेसरी पार्टी जिसके खिलाफ कोई आपका
क्लेम या उसका होना ज़रूरी होता है। तो नॉन जॉइंटर में ये है कि आपने कोई ऐसी पार्टी जिसका होना सूट में ज़रूरी था, फिर वो प्लेंटिफ हो या डिफरेंट हो रह गया है, तो वो नॉन जॉइंटर का आता है। अब लॉ कहता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता सूट पर, कब तक नहीं पड़ता, लेकिन जब तक वो फाइनल नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन होता है पार्टीज़ को इम्प्लीट करने का या स्ट्राइक आउट करने का। वो बड़ा अहम होता है क्योंकि ऑर्डर 1 रूल 10 प्रैक्टिस में बड़ा चल रहा होता है। ये सूट के चलने के दौरान तो इसका इम्पैक्ट नहीं है तब तक, लेकिन अगर फाइनली डिसाइड होता है तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर प्रॉपर पार्टीज़ नहीं है या नेसेसरी पार्टी उसके अंदर नहीं है तो आपका तो रिलीफ ही नहीं बनता, सूट ही फिर आपका मेंटेनेबल नहीं रहता। लेकिन फिर आपको मिलता है ऑर्डर 1 रूल 10 जिसमें लिखा हुआ है कि रॉन्गली सूट जो है प्लेंटिफ हो, और दूसरा फिर उसका आता है कि अगर कोई पार्टी उसके अंदर नहीं है 110 में, जैसे आपको स्ट्राइक आउट करना हो या किसी को उसके अंदर इम्प्लीट करवाना हो एज अ प्लेंटिफ या डिफरेंट, दोनों चीज़ें हो सकती है। 110 क्या है? समटाइम्स आपने कोई दावा दाखिल कर दिया और आगे चल के आपको पता चलता है कि ये हमने मिस जॉइंटर कर दिया है या नॉन जॉइंटर कर दिया, तो आप 110 की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी हमसे ये पार्टी गलत आई है, इसको आप डिलीट कर दें, या ये पार्टी हमसे रह गई है, इसको सूट के अंदर डिफेनेंट होना या प्लेंटिफ होना लाजमी था, इसको एज अ प्लेंटिफ या एज अ डिफेनेंट जो है आप ज्वाइन करवा दें। वो आप भी कर सकते हैं, या कोई खुद पार्टी जिसको लगता है कि ये सूट चल रहा है लेकिन उसमें उसका होना ज़रूरी है, वो नेसेसरी पार्टी है, उसके बगैर ये सूट डिसाइड नहीं हो सकता, उसका भी इसमें हक लगता है, तो वो भी 110 की दरख्वास्त दे सकता है उसके अंदर, जिसके अंदर वो कह सकता है कि जी मैं इसमें ज़रूरी पार्टी हूँ और मुझे इसमें प्लेंटिफ या डिफरेंट बनाया जाए। अगर उसका कोई इंटरेस्ट है, कोई राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर या उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर या उस कॉज ऑफ एक्शन के अंदर जो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो वो 110 के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है और वो उसके अंदर आ सकता है। तो ये आपके जो है ऑर्डर 1 और उसके अंदर 13 जो रूल्स थे उनको हमने डिफाइन कर दिया। मोस्टली यही इसके मेन है जो चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। फिर आपका ऑर्डर 6 रूल 18 है। दैट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि ये प्लीडिंग्स है, क्योंकि आपको ये समझना है इसके अंदर 6 जो ऑर्डर है इसके अंदर 18 रूल्स है, 18 रूल्स। हमने कुछ इसमें से सिलेक्ट किए, मैं 12 दफ़ा रिपीट करता रहता हूँ कि पढ़ना आपने ही है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्ट कर लिए, लाजमी नहीं कि यहीं तक कन्फाइन हो, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड यही चीज़ें। अब जो इसके अंदर पहला बताता है वो बताता है प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स किसको कहा जाता है? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, जो दावा दाखिल होता है और जो उसका जवाब दावा होता है, ये 2 चीज़ें प्लीडिंग्स में आती हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस जितनी भी फाइल होती है, वो प्लीडिंग्स का हिस्सा नहीं होती, वो प्लीडिंग्स नहीं है। प्लीडिंग्स आपकी दावा और जवाब दावा, ये 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे आपने ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 के अंदर जो है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों पढ़ने, तो दोनों जो है वो प्लीडिंग्स दोनों मिलके जो है प्लीडिंग्स बनती हैं। फिर स्टेट द फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस। आपने क्या करना है अपने प्लीडिंग्स के अंदर? आपने उसके अंदर फैक्ट्स देने हैं, एविडेंस नहीं देनी। आपने कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने, जो भी हकायक आप समझते हैं। अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं, कोई प्लेंट है, तो प्लेंट के अंदर आपने सारी चीज़ें जो आपका क्लेम है उसके अंदर और वो जो भी आप कह रहे हैं उसकी एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उसमें आप एविडेंस जो आपको प्रोड्यूस करनी है या जो डॉक्यूमेंट्स या दूसरी चीज़ आपको सपोर्ट करेंगी उनको नहीं लिखना आपने प्लीडिंग्स के अंदर, क्योंकि वो आपने एविडेंस देनी। आपने सिर्फ उसके अंदर फैक्ट्स देने हैं, एविडेंस जो है वो नहीं देनी है। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे अपना प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, तो उसके अंदर ज़्यादा वाजे हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी देनी है। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कंसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8 में हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर आते हैं आपके पर्टिकुलर्स। आपने प्लीडिंग्स के अंदर अपने पूरे पर्टिकुलर्स देने होते हैं ना सारे, फिर वो पार्टीज़ हों, एड्रेसेस हों, फिर आपका क्या क्लेम है, कैसे क्लेम है, वो भी चीज़ें सारी आपको ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8 के अंदर आएंगी। तो वो जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो आपने लाजमी अपनी प्लीडिंग्स के अंदर देने हैं। फिर आपके आते हैं उसके बाद बेटर पर्टिकुलर्स। समटाइम्स अगर जो पर्टिकुलर्स फाइल हुए हैं वो इतने ज़्यादा वाजे नहीं है, फिर कोर्ट या अदर साइड जो भी आपकी राइवल पार्टी है, फिर आप प्लेंटिफ हैं या डिफरेंट है, उसको लगता है कि इसमें बेटर पर्टिकुलर्स आना चाहिए, बेहतर उसके अंदर जो है ज़्यादा मज़ीद वाजे होना चाहिए, तो वो कोर्ट को दरख्वास्त दे सकता है या कोर्ट खुद से डायरेक्ट कर सकती है कि जी इसमें आप बेटर पर्टिकुलर्स फाइल करें और चीज़ों को ज़्यादा
वाज़े करके अयां करके बयान करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा वाज़े नहीं है और जिनका बेहतर अंदाज में और जवाब दिया जा सकता है या और अंदाज में बताया जा सकता है, तो वो बेटर पर्टिकुलर्स का जो है वो आता है। फिर आता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक तो होता है सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन के तहत जो है वो किसी के साथ आपका कोई इम्प्लाइडली किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो भी उसके अंदर आप कैटेगरी के लिखेंगे कि जी असल ये था, ये यूं था, ये इस वजह से, या ये सीरीज की वजह से, या ये इन वजह, आपको सारा ब्रीफ करना है कि व्हाट एवर द सीरीज ऑफ एक्शंस आर देयर यू हैव टू मेंशन। फिर आपका आता है प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ। इसके अंदर ये है कि आपको अगर कोई लॉ उसके अंदर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दैट इज़ समथिंग इन योर फेवर अंडर द लॉ, दैट वुड बी डिसाइडेड लेटर ऑन। आपने तो सिर्फ फैक्ट्स ही देने, लॉ की जो प्रिजम्पशन है वो अपनी जगह। फिर है आपका साइन, प्लीडिंग्स आर टू बी साइंड। अब उसमें आपकी प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो, दोनों साइन होनी है। या तो सारे प्लेंटिव वो डिफरेंट करे, या उनमें से एक प्लेंटिव या डिफरेंट अगर ज्यादा है तो उनमें से कोई एक उसको साइन करे, या फिर कोर्ट ने अगर परमिशन दी या उनका कोई अटर्नी ऐसा कोई अथोराइज्ड पर्सन है तो अथोराइज्ड पर्सन भी वो प्लीडिंग साइन कर सकता है और उनका एडवोकेट भी साइन करेगा। ये लॉ है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लॉ की कि जो आपकी प्लीडिंग्स होंगी उसके अंदर एक कम अज कम, या सारे करें तब भी ठीक है, या कम अज कम एक जो है सबकी जगह पे साइन करेगा और एक उसका जो इनका एडवोकेट है वो साइन करेगा। वो उसका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और अथॉरिटी या अथोराइज्ड पर्सन भी कर सकता है, अटर्नी भी कर सकता है, बट इफ इट इज बीइंग परमिटेड बाय द कोर्ट और इफ ही हैज अ वैलिड अथॉरिटी और अटर्नी। फिर आपका आता है वेरिफिकेशन। हर प्लीडिंग के बाद, प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो, उसके बाद एक वेरिफिकेशन आती है जिसको ओथ पे जो है वो स्वेयर करता है। क्योंकि आप देखेंगे हर प्लीडिंग्स के अंदर जो है नीचे एक फुट नोट होता है वेरिफिकेशन का, जिसके अंदर वो ऑन ओथ और सोलम अफर्मेशन एज पर मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम के लिए ओथ होता है, नॉन मुस्लिम के लिए सोलम अफर्मेशन होती है, वो उन ओथ पे वो बयान करेगा कि जी करना क्या जी फला पैरा। क्योंकि दो चीज़ें होती है, मैं आपको जरा बताना चलूँ ओथ के अंदर या सोलम अफर्मेशन के अंदर, कि आपने बताना होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। दो पार्ट होते हैं उसके जो आप ओथ पे कहते हैं। इसका मकसद क्या है कि आपने एक पार्ट कहते हैं जी ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है, और दूसरा आप कहते हैं ये मेरा बिलीफ है, मैं ऐसे समझता हूं कि ये दुरुस्त है। वो कानूनी बात भी हो सकती है, या आपको कहीं से पता चली है, या आप खुद से ऐसे समझ रहे हैं कैसा है, नॉलेज एंड बिलीफ। तो आपने वेरिफिकेशन के अंदर लिखना है कि फला पैरा से लेकर फला पैरा तक मेरी नॉलेज है ये कि ये दुरुस्त है, और फला पैरा से लेकर फला पैराग्राफ, क्योंकि आपका जो भी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है वो उसमें नंबर्ड पैराग्राफ्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन नंबर्ड पैराग्राफ्स के हवाले से आप बताएंगे कि इस नंबर पैराग्राफ से लेकर इस नंबर पैराग्राफ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है, और इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जो है वो मेरा बिलीफ है कि ये दुरुस्त है। क्योंकि आपने वेरीफाई करना होता है अपनी सारी प्लीडिंग्स को। जी मैं ओथ पे कहता हूँ जो लिखा हुआ है वो दुरुस्त है, बगैर कसम के तो कोई चीज़ नहीं होती। फिर आपकी आती है स्ट्राइकिंग ऑफ द प्लीडिंग्स। कोई भी प्लीडिंग्स के अंदर ऐसी चीज़ जो फजूल है, जो किसी के जज्बात को स्कैंडिलियस से हर्ट कर रही है और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो गैर महज़ब है, या कोई ऐसा पार्ट है जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा ही, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर कर सकती है स्ट्राइक आउट करने का। पार्टी की दरख्वास्त में भी कर सकती है, खुद भी कर सकती है कि जी ये जो पार्ट है इस प्लीडिंग्स में, चाहे वो प्लेंट के अंदर हो चाहे रिटन स्टेटमेंट के, इसको आप स्ट्राइक आउट कर दें, ये इसका हिस्सा नहीं रहेगा, इसको काट दें, इसको ख़त्म कर दें, अब आगे से ये प्लीडिंग्स का हिस्सा नहीं रहेगा। उसके बाद आपका है, क्योंकि ये भी बड़ा अहम चल रहा था, ये वेरिफिकेशन साइन ये सारी अहम है, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अक्सर प्रैक्टिसिंग लॉ के अंदर बहुत चल रहा होता है। ऑर्डर 6 रूल 17 बड़ा अहम चल रहा होता है, 617। इसके अंदर आपकी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की इजाज़त होती है। अगर कोई चीज़ आपसे रह गई है या दुरुस्त नहीं आ सकी, या उस वक्त आपके नॉलेज में नहीं थी, या वॉटएवर नए कोई फैक्ट्स आ गए ऐसे जो सूट के दौरान जो है कोई नई डेवलपमेंट ऐसी हो गई है जिसको प्लीडिंग्स का हिस्सा बनना लाजमी है, चाहे वो प्लेंट की सूरत में हो या रिटन स्टेटमेंट की सूरत में, तो आप एक एप्लीकेशन देते हैं जी वी नीड एन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। वो आप एक एप्लीकेशन देते हैं। प्लीडिंग्स में दोनों आती है। अक्सर इस सवाल में पूछते हैं जी प्लीडिंग्स में सिर्फ प्लेंट अमेंड होती है या रिटन स्टेटमेंट हो सकती है? दोनों हो सकती हैं, प्लेंट भी
और रिटन स्टेटमेंट भी, दोनों अमेंड हो सकती हैं 617 के अंदर। और उसके अंदर कोर्ट आपको या तो टाइम देगी कि जी इस टाइम के अंदर आप अपनी अमेंडेड प्लेंट फाइल करें, या अगर टाइम नहीं डिफाइन करती, सिर्फ ऑर्डर करती है, तो आपके पास 14 डेज का टाइम होता है अमेंडेड प्लीडिंग्स फाइल करने का। तो वो फिर आप अमेंडेड प्लीडिंग्स फाइल करते हैं, फिर उस हिसाब से जो है वो आगे सूरत हाल चलती है। और अगर इसके बाद फिर 18 में जो है वो ये है कि अगर ना करे तो क्या होगा, ना कर तो जी वो ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की तो जो उसकी मौजूद है वही होगी, आगे वो अमेंडमेंट वाला सिलसिला उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 18 भी इसके साथ फिर है। फिर आपका आता है रूल 18, सॉरी ऑर्डर 6 रूल 18। फिर आपका आता है ऑर्डर 7, उसके अंदर जो है वो 26 रूल्स है, उसमें से भी हमने कुछ अपने हिसाब से सिलेक्ट किए। ये प्लेट से रिलेटेड है 7, और 8 जो है आपका वो रिटन स्टेटमेंट से जो है वो कंसर्न है, लेकिन ये आपका जो है वो प्लेंट है। ऑर्डर 7 के अंदर पूरी प्लेंट कैसे होती है, उसके अंदर पर्टिकुलर्स, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया कि पर्टिकुलर्स, तो प्लेंट के अंदर भी पर्टिकुलर्स आते हैं जी, पार्टीज, उनके एड्रेसेस, कौन प्लेंटिव कौन डिफरेंट, फिर किसका क्या है, कैसे सर्विस होगी उसको, वो सारा आपने उस पर्टिकुलर्स के अंदर, फिर आपके वो उसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगती है, और सारी जो पैराग्राफ्स होते हैं वो नंबर्ड होते हैं कि जी ये नंबर उसके अंदर, वो सारे पर्टिकुलर्स जो है वो आपको प्लेंट के अंदर देने हैं। जैसे आप जितने भी पैराग्राफ्स लिखेंगे उनको एक नंबर लगाएंगे, उस नंबर के तहत होंगे। तो ये सारी, सबसे पहले जो आता है वो कोड का नाम आता है ना ऊपर, कि किस कोड में आप फाइल कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर्स का हिस्सा है, किस कोड में कर रहे हैं। फिर उसका टाइटल क्या है, पार्टीज़ क्या हैं उसके अंदर, प्लेंटिफ और उनकी कंप्लीट जो है वो पर्टिकुलर्स विद एड्रेस, डिफरेंट्स के पर्टिकुलर नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, जो भी उनकी चीज़ें आ रही हैं, कोई उसके अंदर बाकी जितना भी उसकी बॉडी है उसके अंदर सारा आपका स्टेटमेंट देंगे कि जी ये फैक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन नंबर्ड पैराग्राफ, कॉज ऑफ एक्शन क्या है वो देंगे, किस जुरिसडिक्शन में है, किस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या है, उसके अंदर कोर्ट फीस जो है वो, और ये सारी चीज़ें। फिर आपका क्लेम क्या है, आखिर जिसको हम प्रेयर भी कहते हैं, आखिर में हम प्रेयर भी लिखते हैं कोर्ट अपने दावा के अंदर, वो प्रेयर क्लास जो क्लेम होता है वो भी आप लिखेंगे कि जी क्या क्या क्लेम है, किस किस से क्लेम है, कितना क्लेम है, वो सारा जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर फिर ये साइन एंड वेरिफिकेशन डेफिनेटली उसका पार्ट है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी जो है वो प्लेंट बनती है। फिर आपके सूट, अगर मनी सूट हो तो मनी सूट के अंदर आपने लिखना है जी, 2 किस्म के होते हैं ना, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप अमाउंट लिखेंगे, और अगर मीन्स प्रॉफिट का है और आपको एग्जैक्टली पता नहीं अमाउंट कितना है तो आप उसके अंदर एक अंदाजन अमाउंट लिख लेंगे, और ये भी लिखेंगे तो कोर्ट जो आगे चल के जो भी कैलकुलेट करेगी या इस हिसाब से वो बढ़ता रहेगा पर एनम एक अंदाजे से, वो आपने एक अंदाज़ा ज़रूर लगाना कि जी मेरे हिसाब से मेरा तखमीना जो है वो इतना बनता है, और फिर हर साल या 6 महीने या महीना जो भी उसका तरीक़ेकार है बढ़ने का, और जब तक ये चलेगा तो इस हिसाब से वो बढ़ता रहेगा और इतना हो जाएगा। ये तो होता है मनी सूट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स देनी होती है, अगर ऐसी डिटेल्स जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके कि कहाँ पर है कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसे वेग चीज़ें नहीं होती, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। अगर कोई सर्वे नंबर और बाउंड्रीज से पता चल सकता है तो आपने उसका सर्वे नंबर और बाउंड्रीज देनी है, और अगर वो नहीं है तो उसकी प्रॉपर आप जो है ऐसी चीज़ें देंगे जिससे वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो सके, उसकी लोकेशन के हवाले से, उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें उस हवाले से, ताकि वो पता चल सके जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है। फिर लिमिटेशन का, अगर उसमें कोई आप समझते हैं कि लिमिटेशन आपको हिट करे, क्योंकि एक लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर आपके मुख्तलिफ दी हुई हैं कि किस सूट के लिए कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए, अगर आप समझते हैं हिट हो रही है तो आप उसको कैसे जो है वो जस्टिफाई कर रहे हो, या नहीं हो रही हिट आपको तो क्यों नहीं हो रही, वो भी आप उसके अंदर ज़रूर अपनी प्लान के अंदर लिखेंगे कि हाउ कुड यू जस्टिफाई द लिमिटेशन इफ़ इट इज़ हिटिंग योर सूट। फिर आप जो रिलीफ होगा उसको स्टेट करेंगे कि आपका क्या रिलीफ क्लेम है ना, क्या आप कोर्ट से मांगना चाहते हैं, कैसे मांगना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ है, किस किस से मांगना है, वो भी आपने सारा लिखना। जैसे मैंने आपको कहा प्रेयर क्लास में, तो वो आपने सारा बताना है प्रेयर क्लास के अंदर कि आपका रिलीफ क्या है कोर्ट से, जो आप चाहते हैं, जो आपको मिलना चाहिए। फिर इसका है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्रोसीजर जो है वो प्लेंट का, कि आप जो है वो कैसे फाइल करेंगे। उसमें जो है वो कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि जितने भी डिफरेंट होंगे उतनी कॉपीज़ बनवानी है आपने सिंपल पेपर, और 2 एक्स्ट्रा सेट,
जितने भी मिसाल 8 अगर डिफरेंट है तो आपने 10 कॉपियाँ बनवानी है। वो 10 कॉपीज़ आप जमा करवाएंगे प्लेंट फाइल करने के साथ। फिर प्लेंट के साथ जो है वो जैसे आगे भी पढ़ेंगे हम, कुछ चीज़ें हैं इसके साथ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसी चीज़ें वो उसके साथ सारे सेट में लगी हुई होंगी। और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी आगे हम पढ़ेंगे कि अगर है तो वो भी आप एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट जो है वो पेश करेंगे। और उसके साथ आपने अगर कोई कोर्ट फीस है वो भी आप बताएंगे, और लॉ है जैसे मैंने आपको पीछे बताया लिमिटेशन का, वो भी आप उसके अंदर डिफाइन करेंगे। और इसके अंदर आप आगे जो चीज़ हमारी प्रैक्टिस में आजकल नहीं है लेकिन उसमें है कि समन भी आपने बना कर देना है कोर्ट को, उसकी फीस भी आपने पे करनी है। आप प्रोफार्मा बना कर कोर्ट सिर्फ उस पर फिर अपने मोहर लगा के और दस्तखत करवा के भेजेगा। और ये काम जो है प्रोसीजर का, ये कोर्ट में जो आपका COC होता है उसने वो फिर सारी एक लिस्ट बनानी है और वो सारा उसके ऊपर करके और कोर्ट में प्रेजेंट करना है। फिर इसके अंदर एक, क्योंकि CPC के साथ जो है सिंध सिविल कोड रूल्स भी जो है वो चल रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन सिंध सिविल कोड रूल्स के अंदर बहुत सारा डिफाइंड प्रोसीजर है कि जो COC होगा वो क्या करेगा, कैसे उसको करेगा, नोट सबमिशन नोट कैसे लगाएगा, वो प्रोसीजर है। लेकिन जनरली आपने ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेंट कैसे बनेगी, उसकी कॉपीज़ लगेंगी, वो सारी प्रेजेंट करनी है। फिर इसका आपका ये बड़ा अहम चल रहा होता है 710 रिटर्न ऑफ द प्लेंट। ये अक्सर रिटर्न और रिजेक्शन अमूमन ये आते रहते हैं, पर्टिकुलर्स और ये सारी चीज़ें। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट में क्या होता है कि अगर किसी भी स्टेज पर कोर्ट को ये पता लगता है कि ये उस कोर्ट के सुनने का केस नहीं है, फिर वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो, किसी भी वजह से अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पे पता चलेगा तो कोर्ट प्लेंट जो है वो किसी की दरख्वास्त पर या खुद से 710 के अंदर रिटर्न करेगी और उस पर एंडोर्समेंट करेगी अपने ऑर्डर के तहत कि जी हमारे पास ऐसे प्रेजेंट हुई थी, फलां तारीख को हुई थी, ये हुआ था और इस तारीख को हम ये प्लेंट जो है इसको रिटर्न कर रहे हैं। वो एंडोर्समेंट होना भी लाजमी है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि फिर वो आपको कहेगी आप प्रॉपर कोर्ट में जाके फाइल करें, क्योंकि फिर लिमिटेशन का लॉ आता है जो आपको हिट करेगा। ये जो रिटर्न होगी और उसके अंदर वो जो एंडोर्समेंट होगी वो उसी लिमिटेशन के लॉ को कवर करने के लिए ये एंडोर्समेंट लगती है। ये होता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। फिर आती है आपकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की चंद वजूहतें 4 लिखी हुई हैं। एक तो ये है कि जी आपको कॉज ऑफ एक्शन ही ना हो, कि भाई आपने सूट फाइल कर दिया लेकिन आपको कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, फिर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपका भाई केस ही नहीं बन। आप कहते जी लेकिन कोर्ट समझती है खुद से या डिफेंडेंट के रिटन इंस्ट्रूमेंट फाइल करने के बाद कोई ऐसी चीज़ आ जाती है या डिफेंडेंट कहता है कि जी इनको तकलीफ नहीं पहुंची, इनको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो वो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर 2, सूट की आपने वैल्यूएशन दुरुस्त नहीं की, लेकिन उस पर ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगी। कोर्ट आपको डायरेक्शन देगी और टाइम देगी। मिसाल आपने प्रॉपर्टी शो कर दी 10 लाख रुपए की और वो प्रॉपर्टी 10 लाख की नहीं है, वो समझ लें 10 करोड़ की है, तो आपको कोर्ट कहेगी जी आपने अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी शो की, इसकी आप वर्थ सही कर दे इस टाइम के अंदर। अगर आप वो नहीं करते तो रिजेक्ट होगी। फिर आपने वैल्यूएशन तो सही लगा ली लेकिन उस पर प्रॉपरली स्टैम्प्स नहीं किए, जो उसकी कोर्ट फीस, क्योंकि कोर्ट फीस स्टैम्प्स एक्ट भी है, अगर उस पर कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगी हुई तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में फिर आपको कोर्ट डायरेक्शन देगी जी आपको हम 2 दिन, 1 दिन, 10 दिन, महीना जो भी टाइम देते हैं, आप इसमें अपनी रिमेनिंग कोर्ट फीस या जो नहीं लगाई आपने 1 रुपया भी, या जो कुछ लगाई है कुछ नहीं लगाई, वो आप लगा लें। वो भी अगर आप नहीं लगाते, पूरी नहीं करते, तो भी रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ है, लॉ जो आज तक डेवलप हुआ है, अगर आप 1 रुपया भी नहीं लगाते, मिसाल मैक्सिमम कोर्ट फीस हमारे पास है 15,000 रुपये, 50,000 से कम सूट पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, फिर 2.5% के हिसाब से सिलसिला चलता है और 6 लाख पे मैक्सिमम 15,000 बन जाती है, उससे ऊपर 15,000 ही फीस है, इससे ऊपर नहीं लगती। लेकिन अगर आप 1 रुपया भी नहीं लगाते मसलन पूरी अपनी प्लेंट के ऊपर, तो आपको कोर्ट डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकती है अंडर आपकी वो कोर्ट फी ना लगाने की वजह से। लेकिन अगर आप 1 रुपये की भी लगा लेते हैं उसके ऊपर कोई भी टिकट, तो भले 14,999 रुपये कम है, कोर्ट डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट आपको टाइम देगी कि जी आप, क्योंकि वो आपकी फीस कम है, फीस ना होना और फीस कम होना इसमें फ़र्क है। कम होने की सूरत में कोर्ट बाउंड है आपको डायरेक्शन देने की
कि आप पूरी करें। ना होने की सूरत में कोर्ट बाउंड नहीं है, वो स्ट्रेट अवे आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है कोर्ट फीस ना लगने के लिए। फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। अगर दो किस्म की चीज़ें होती है ना, एक वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पोजीशन में होते हैं और आप उसको कहते हैं कि ये हमारे पोजीशन में भी हैं और हम इसको कर रहे हैं, उस पर रिलाई भी कर रहे हैं। दूसरे हो सकता है आपके पोजीशन में ना भी हो। दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो आपके पोजीशन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने, एक तो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और आप प्लेंट के साथ अपेंड करते हैं, उसके साथ उसको अटैच करते हैं और फाइल करते हैं। दूसरा जिन पर आप कर रहे हैं रिलाई, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग दी प्लेंट। तो ये आपने कर रहे हो। जो आपके पास नहीं है वो आप बताएंगे जी हमारे पास नहीं है। फिर उसको मंगवाने का एक तरीके कार कानून के अंदर मौजूद कि किसी पार्टी के पास है, क्या है, कैसे मंगवाए जा सकते हैं, पूरा एक प्रोसीजर है। लेकिन क्योंकि हमारा हिस्सा नहीं तो हम आज उस पर बात नहीं कर रहे। एड्रेसेस टू बी फाइल्ड, आपने फिर एड्रेसेस भी देनी है क्योंकि कोर्ट में रजिस्टर होता है ऑर्डर 4 के अंदर, उसके अंदर वो लिख रहे होते हैं पूरी एड्रेसेस। तो आपने अपनी एड्रेस देनी है सर्विस के लिए कि जी किस एड्रेस पर मुझे जो है वो समन सर्व किए जाएंगे, कौन सी डिफरेंट की भी एड्रेस देनी है, अपनी भी एड्रेस देनी है। डिफरेंट जब आएगा तो फिर खुद भी अपनी एड्रेस देता है, वो हम पढ़ेंगे एड में। लेकिन चूंकि आपको फर्स्ट टाइम सर्विस कराने के लिए देनी है और अपनी एड्रेस भी देनी है। फिर सर्विस है, सर्विस ऑन प्लीडर। सर्विस अगर कोई पार्टी को इंगेज कर लेती है काउंसिल और उसके अंदर जो है वो कोई भी उसको सम्मन या कुछ भी कोर्ट इशू कर रही है, कोई नोटिस है, तो वो प्लीडर में भी सर्विस कर सकती है, करेगी अनटिल अनलेस कोर्ट कहेगा जी नहीं ये नोटिस जो है वो डायरेक्टली पार्टी को करे समन, या ये समन जो है पार्टी को रिसीव करवाएं। अदरवाइज जो भी सर्विस होगी वो प्लीडर पे होगी। ये फला वकील साहब इनके इंगेज है, जो भी एप्लीकेशन फाइल होती है, जो भी आगे सूरत होती है वो वकील साहब रिसीव करते, वो उनको सर्विस गुड हैंड हो जाती है पार्टी को। अनटिल अनलेस कोर्ट अदरवाइज खुद से ये कहे कि ये पार्टी को सर्विस करना लाजमी है, वरना जो प्लीडर पर सर्विस हुई वो समझ लें पार्टी पर सर्विस हुई, क्योंकि वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो वकील साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन पर जो भी सर्विस होती है वो पार्टी पर सर्विस समझी जाती है। चेंज ऑफ एड्रेस, अगर आगे चल के कहीं पर कोई अपनी जगह चेंज करता है, किसी और जगह पे जाता है, तो उसने अपनी चेंज ऑफ एड्रेस भी कोर्ट को इंटीमेट करनी है जी अब मुझ पर जो भी सर्विस की जाएगी वो इस एड्रेस पर की जाएगी। अच्छा क्यों अहम है? समटाइम्स क्या होता है आपकी एड्रेस दुरुस्त ना होने की वजह से आप प्लीडिंग्स जो है वो डिफेंड नहीं कर पाते या नहीं चल कर सकते, फिर आप क्लेम करते हैं जी मुझ पर सर्विस नहीं हुई। तो ये जो एड्रेस है ये आपकी बहुत अहम है, इसलिए आपने चेंज ऑफ एड्रेस भी लाजमी देनी है। नहीं दी और अगर पहले एड्रेस है तो ये आपका, फिर अगर आप वहाँ से चले गए और आपको सर्विस ना हुई तो वो आपका एतराज़ काबिल कबूल नहीं होगा। फिर लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपने अपनी प्लेंट के साथ लाजमी लगानी होती है। जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी है तो लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी लाजमी लगानी होती है। उसके अंदर फिर चीज़ है कि आप जो बताएंगे जी मेरे बाद खुदा ना करता इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि इसमें फिर आपका ऑर्डर 22 का रूल 3 है और रूल 4 जो है डिफरेंट प्लेंटिफ के हवाले से जो है वो है कि मेरे बाद जो है वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं वो भी आप देंगे। मेरे बाद एक बंदा है जो या ज़्यादा बंदे हैं उनकी आप पूरी लिस्ट देंगे, या किसी बंदे को आप नॉमिनेट करते हैं कि जी इन केस मेरी डेथ है तो ये इंटीमेट करेगा कोर्ट को मेरी डेथ के हवाले से, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। आप ये भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये फला बंदा मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कोर्ट को फिर बाद में बताएगा, ये बंदा डेथ का भी बताएगा और मेरे जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, क्योंकि हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पढ़ चुके हैं, पहले आपको बता चुके हैं, जो उसमें इंटरेस्ट आपके सक्सेसर होते हैं इंटरेस्ट वो लोग, तो उनकी जो है वो लिस्ट जो है वो देगा कोर्ट में। इसी तरीके से ये रिटन स्टेटमेंट है, ये रिटन स्टेटमेंट भी क्योंकि ये दावा ये जवाब है दावा, मोस्टली समझ लें कुछ चीज़ों को छोड़ के ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें होती है, दोनों के अंदर फ़र्क है, लेकिन क्योंकि ये है ही उसका रेस्पॉन्ड, तो तकरीबन तो ये जो डिफरेंट फाइल करता है उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, एक तो उसने जवाब देने हैं जी, क्योंकि पैरावाइज जो भी पैराग्राफ्स लगे हुए हैं प्लेंट के अंदर वो डिफरेंट लाजमी उनके जवाब देंगे जी ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे नहीं, ये सही, ये दुरुस्त, ये गलत। लेकिन न्यू फैक्ट्स अगर वो समझते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में नहीं लिखी, फिर जानबूझ के या उसके इल्म में नहीं, दोनों सूरतों में, तो वो भी आप बताएंगे। कोई कानून है, कोई और चीज़ है जो उसको हिट कर रही है,
तो वो भी आप अपने फैक्ट्स के अंदर बताएंगे, लिमिटेशन में आ रहा है क्या आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे। माफ़ कीजिएगा, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेट में एक चीज़ चौथा जो है वो रह गई थी, वो थी अपना बार्ड बाय लॉ। अगर कानून भी कोई उसको, जैसे लिमिटेशन की बात है, अगर लिमिटेशन में बाहर रहा तब भी प्लेट आपकी रिजेक्ट, या कोई और कानून जो कहता है कि ये प्लेट नहीं हो सकती तो उसमें भी वो रिजेक्ट होती। जो चार चीज़ें थी वो ये थी। तो ये न्यू फैक्ट्स के अंदर जो है डिफेंडेंट ये अपनी बात जो है वो बताएगा, उसके अंदर वो कानून भी बताएगा कि जी किस कानून के तहत और क्या चीज़ है। ये सारे उसने अपनी प्लीडिंग्स के अंदर लिखने हैं, क्योंकि आपको एक बात बता चलो, जितना भी आपके सिविल केसेस चलते हैं वो प्लीडिंग्स पर ही चलते हैं। कहा जाता है कि जो भी प्लीडिंग्स के अलावा आप कितनी भी मजबूत तरीन सबूतों के साथ बात कर लें, वो कंसीडर कोर्ट नहीं करती, वो उस पर जजमेंट्स हैं कि दिस इज आउट ऑफ प्लीडिंग्स, इस पर हम रिलाई नहीं, उसको कोर्ट देखती तक नहीं, देखना गवारा तक नहीं करती, भले आप एविडेंस में कितनी भी चीज़ें ले आए, क्योंकि वो प्लीडिंग्स में नहीं है। अगर रह गई तो फिर आपने अमेंडमेंट के थ्रू वो लानी लाजमी है। जब तक वो प्लीडिंग का हिस्सा नहीं तब तक समझ लें आप उस पर कोई रिलायंस नहीं कर सकते। इसीलिए डिफेंडेंट को अगर कोई प्लेंटिफ ने चीज़ नहीं दी तो न्यू फैक्ट्स के जरिए उसने अपनी देनी है। फिर इसमें डिनायल बड़ा अहम होता है। डिनायल के दो हैं, एवेसिव डिनायल एंड स्पेसिफिक डिनायल। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने कह दिया जी बस हम इसको डिनाई कर रहे हैं। इस डिनाई करने में एक होता है एवेसिव और दूसरा होता है स्पेसिफिक। एक डिनायल ऐसा होता है कि आपने सिर्फ ये कहा जी मैं इसको नहीं मानता, ये गलत है और ये ऐसा है। दूसरा ये होता है कि आप उसके अंदर बेहतर अंदाज में स्पेसिफिक बताएं कि जी क्या क्या। अब एवेसिव डिनायल को भी कोर्ट इतना नहीं मानती, क्योंकि एवेसिव डिनायल मैं ये कह देना बस जी गलत है इतना काफ़ी नहीं है, इस पर कोर्ट रिलायंस नहीं कहती। आपने बताना है कि जी ये क्यों गलत है, कैसे गलत है, मेरे पास क्या चीज़ है। मेयर डिनायल, सिंपल डिनायल इज एवेसिव डिनायल एंड दैट कैन नॉट बी टर्म्ड। ठीक है, तो उसके अंदर आपने दो किस्म, इसलिए आपने स्पेसिफिक डिनायल करना है, एवेसिव डिनायल नहीं करना। एवेसिव डिनायल में बहुत सारे जजमेंट्स है कि कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करती। फिर आप आता है आपका सेट ऑफ, ये भी बड़ा अहम है। इसके अंदर पर्टिकुलर्स एंड डिफेंस आते हैं। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ ये होता है कि आपके उसके अंदर जो आप अपना क्लेम कर रहे होते हैं, स्पेशली मनी डिक्री के अंदर, मतलब मनी डिक्री तो बाद में आएगी, लेकिन मनी शूट्स जो होते हैं रिलेटेड, उसके अंदर आपने एक सेट ऑफ देना होता है एज अ डिफेंडेंट, क्योंकि इस पे एक स्पेशली दिया हुआ है। अदरवाइज तो आपने अपना अदरवाइज क्लेम करना। मिसाल आप ये समझते हैं कि अगर प्लेंटिफ ने कुछ आपसे क्लेम किया है लेकिन वो क्लेम उसका दुरुस्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे, और बल्कि आपका उसकी तरफ कोई हिस्सा निकलता है, हिसाब निकलता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सेट ऑफ के जरिए बताएंगे जी नहीं ये बात जो है वो इसका मेरी तरफ हिसाब नहीं निकलता, बल्कि मेरा हिसाब निकलता है जो उसने नहीं बताया। मैं इसकी तरफ पैसे जो है वो ओ करता हूँ, ये मेरी तरफ नहीं करता। वो आप अपने सेट ऑफ सेट ऑफ में सारी चीज़ें देंगे रिटन स्टेटमेंट के साथ। वो सेट ऑफ भी आपका एज अ शूट समझा जाएगा और उसको वही वर्थ होगी, कल को उस पर डिक्री भी होगी अगर आप प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें आपका सेट ऑफ होता है। फिर सेट ऑफ में आप पर्टिकुलर्स भी देंगे, डिफेंस भी देंगे कि क्या पर्टिकुलर्स एग्जैक्टली कितना अमाउंट, आइटम वाइज कौन सा, कैसे, किस किस चीज़ का कितना कितना, डिफेंस क्या है आपका, वो सारी चीज़ें आप फिर अपने सेट ऑफ में देंगे। सेपरेट शूट फाइल करने की जरूरत नहीं। मनी क्लेम करने आए आपसे प्लेंटिफ, लेकिन आप समझते हैं आपके पैसे निकलते हैं, तो आप उसमें सेट ऑफ देंगे। दोनों को कोर्ट जो है इस सेट ऑफ को भी जो है कोर्ट एज अ सूट जो है वो ट्रीट करेगी और उस पर जो है फिर फाइनल एडजुडिकेट करके जजमेंट डिक्री करेगी। इसी तरीके से सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स आप नहीं दे सकते कोर्ट में, इजाजत नहीं, आपने पहली दफा दी अनटिल अनलेस कोर्ट रिक्वायर्स या परमिट्स, तो ही हो सकता है, सवाए सेट ऑफ के। सेट ऑफ तो क्योंकि आपका रिटन स्टेटमेंट के अलावा सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में आता है, इसके अलावा आप कोई भी रिटन स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि आपने एक दफा जो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी, अमेंडमेंट इज समथिंग एल्स, सब्सिक्वेंट नहीं आती। आपको जो टाइम था उमूमन फर्स्ट हियरिंग पे होता है रिटन स्टेटमेंट फाइल, या फिर कोर्ट जो टाइम दे, कहते हैं कि हद से 30 दिन के अंदर आपने जो है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है, लॉ ये कहता है, लेकिन कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन वंस रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड
दैट इज़ इनफ। अगर अमेंडमेंट में नहीं जाते तो सब्सिक्वेंट की नहीं है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की अगर कोर्ट आगे चल के समझती है, इजाज़त देती तो ठीक है, वरना सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की इजाज़त नहीं है। फिर एड्रेस वही जैसे मैंने आपको बताया प्लेंट के अंदर, ऐसे ही एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट, और फिर लिस्ट ऑफ एलाज है ये सेम है। जैसे प्लेंटिफ के लिए मैंने बताया ऐसे ही डिफरेंट एड्रेसेस भी देनी है, सर्विस के लिए हर एक चीज़ देनी है, और लिस्ट ऑफ एलाज वही तरीक़ेकार कीजिए, मैं नहीं तो फिर नॉमिनेशन है क्या होगा, वो सेम एज प्लेंटिफ हैज टू डू, सेम इज टू बी डन बाय द डिफरेंट। तो इसमें हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके 4 बड़े ऑर्डर्स जो हैं अपना सीपीसी के वो कवर कर लिए। इसमें ऑर्डर 1, ऑर्डर 6, 7 एंड 8। 1 के अंदर जैसे मैंने बताया आपको 13 रूल्स हैं, 6 के अंदर 18 रूल्स हैं, 7 के अंदर 26 और 8 के अंदर 13 रूल्स। ये आपकी बड़ी अहम चीज़, क्योंकि आपका तकरीबन प्लीडिंग्स ही होती हैं केस का बुनियाद, जिस पर आपके सिविल केसेस चल रहे होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने प्लीडिंग्स अच्छी लिखी हैं और टू द पॉइंट और स्पेसिफिक कंसाइज, क्योंकि आप इसे बाहर जा नहीं सकते, सारा आपका जितना भी दारो मदार होता है उसके ऊपर था। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाना, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस किस चीज़ पे आपने रिलाई करना है, वो सारी चीज़ें आपने अपने प्लेंट के अंदर देनी है। उसी तरीके से पर डेफेंडेंट ने उसका क्या डिफेंस है, और वो ऐसा ना हो। इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ है अपना रिटन स्टेटमेंट के अंदर, वो ये कि अगर आपने किसी चीज़ का कोई डिनायल नहीं किया और आपने उसको नॉट एडमिटेड नहीं किया, उसका इनकारी नहीं हुए, तो वो एडमिटेड समझी जाएगी। आपने कुछ भी नहीं, आपने एडमिट भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं कहा, उसको टच नहीं किया, या आपने टच किया लेकिन उसको आप नेगेटिव टच नहीं किया, नॉट एडमिटेड में नहीं लाए, तो वो आपके खिलाफ एडमिटेड समझी जाएगी। और आपको पता है कानून शहादत में एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव, तो उसके लिए फिर आपके मुद्दई को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए जो है ये काफ़ी है। इसमें हमने 4 ऑर्डर्स किए हैं, बाकी रहते हैं जो वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में कर लेंगे। ये इसका पार्ट 1 है ऑर्डर्स का। तो हमारा सीपीसी इंशाल्लाह ताला लॉ गेट के हवाले से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके हवाले से अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही, क्योंकि ये बहुत अहम है आपकी प्रैक्टिस के हवाले से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कोई भी कमेंट और सवाल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के मुताबिक आपको जवाब दें और मुतमईन करें। शुक्रिया।